हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैं जो पॉलिटी की सीरीज आपके सामने पढ़ा रहा था, उसी सीरीज में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, दैट नेम वाज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक, इससे पहले मैं राष्ट्रपति की 2 क्लासेस दे चुका हूं। साथ ही मैंने आपको पहली क्लास में राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक, अब मैं आगे चलता हूं, मैं बात करता हूं उसी राष्ट्रपति की जिस राष्ट्रपति को हमने ब्रिटेन से कॉपी किया था। मैंने आपको बताया था वही राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 में है, जो भारत का सबसे पहला नागरिक है, वही राष्ट्रपति जिसको देश में सबसे पहला वोट डालने का अधिकार है, वही राष्ट्रपति जिसके अंदर कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती हैं। ठीक, आर्टिकल 53 जिसकी बात करता है, वही राष्ट्रपति जिसके इलेक्शन में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। वही राष्ट्रपति जिसे जनता नहीं चुनती है, जिसका हमने प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कहां से लिया था, आयरलैंड से। और मैंने आपको बताया था इसका जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। यही राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। अगर उसकी मृत्यु ना हो, अगर उसे उसके पद से नहीं हटाया गया हो, अगर उसने रिजाइन ना किया हो, यही राष्ट्रपति जिसके बनने के लिए हमारे देश में उसका भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो रखता हो लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। इसी राष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनः नियुक्त किया जा सकता है, पुनः निर्वाचन हो सकता है इस राष्ट्रपति का। मैंने आपको आर्टिकल 58 तक की कहानी को बता दिया था। अब 2 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60, और वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसकी आपको अभी तक इंतजार हो रहा था, दैट इज इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की, जो आर्टिकल कहता है सर्विस कंडीशन, सेवा शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति की क्या सेवा शर्तें हैं। भाई सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा, वो राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है या चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधानमंडल से अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, तभी वो भारत का नागरिक बनेगा। दूसरा, वो लाभ के पद पर ना हो। कहने का मतलब उसके पास ऐसी कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए जहां से सरकार के द्वारा उसे कोई ना कोई धनराशि प्राप्त हो रही हो या कोई ना कोई इनकम प्राप्त हो रही हो। कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट उसके पास नहीं होनी चाहिए, कोई भी संवैधानिक पद उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको अपना पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं लाभ का पद। नेक्स्ट, जो राष्ट्रपति होगा, उस राष्ट्रपति का जो वेतन होगा वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। और उसका जो वेतन होगा, प्रेजेंट में जो वेतन है राष्ट्रपति का, वो 5 लाख रुपए पर मंथ है, जो कि टैक्स फ्री होगा, विदाउट टैक्स। और किसी भी कंडीशन में, चाहे भारत की कैसी भी कंडीशन आ जाए, राष्ट्रपति के वेतन को कम नहीं किया जाएगा। यही कहती है तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन ये कहती है कि राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा। राष्ट्रपति सदैव राष्ट्रपति भवन में रहेगा, जिसके लिए उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एक पेपर में पूछा था कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, दैट इज अरावली पर्वत श्रेणी की ही एक पहाड़ी है, दैट इज नोन एज रायसीन की पहाड़ी। तो रायसीन की पहाड़ी पर ही स्थित है क्या, राष्ट्रपति भवन। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने करंट अफेयर में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। इस राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है, दैट गार्डन इज नोन एज मुगल गार्डन, और अभी हाल फिलहाल में इस गार्डन का नाम चेंज किया गया है। तो आप प्लीज क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मुगल गार्डन का नया नाम क्या किया गया है। नेक्स्ट, अगली बात हम करते हैं आर्टिकल 60 की। जब हम आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो आर्टिकल 60 ये कहता है ओथ के बारे में, शपथ के बारे में, कि भाई जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, बनने के बाद उस व्यक्ति को शपथ दिलवाई जाएगी। तो उसको शपथ कौन दिलवाएगा, सीजीआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वही व्यक्ति क्या करेगा, इस राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, यानी कि वो अपने पद पर नहीं है, तब उस समय सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो है
वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ये जो राष्ट्रपति है एक तो ईश्वर की शपथ लेता है और संविधान की शपथ लेता है कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा, संविधान को डिफेंड करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा और संविधान को प्रिजर्व करके रखूंगा। ये दो शपथ लेता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 61। भाई जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका दर्जा बिल्कुल ऐसा होगा जैसा ब्रिटेन का राजा होगा, लेकिन इसी राष्ट्रपति को हमने इलेक्टेड बनाया था और वो इलेक्टेड प्रोसेस हमने कहां से लिया था? यूएसए। इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो यूएसए का होगा, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस कहां से लिया था? आयरलैंड। अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूएसए की तरह होगा, लेकिन उसका इलेक्शन हमारे देश में आयरलैंड की तरह होगा। मैंने आपको बताया, कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा संविधान एक उधार का थैला है। भाई ये बात कंफर्म है कि हमने कॉपी जरूर किसी ना किसी देश से की है, लेकिन सारी की सारी चीजें एज इट इज कॉपी नहीं की। ऐसे ही जैसे यूएसए में राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ऐसी हमारे देश में राष्ट्रपति को हटाया जाएगा और उसी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 61। अब जब भी किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसका कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई आधार होता है जिस कारण से उसे हटाया जा रहा है। इसी का बेस है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोला गया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान का अतिक्रमण। कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध जाकर कोई काम करता है, उस कंडीशन में हम भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इसी को बोला गया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। अब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? सबसे पहले एक इम्पीचमेंट बिल बनाया जाता है, उसी को बोला गया है महाभियोग विधेयक, और इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, आपसे पेपर में पूछेगा कि संसद में या राष्ट्रपति के महाभियोग विधेयक को किस सदन में सबसे पहली बार पेश किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में हम उसे पेश कर सकते हैं। अब आपको पता है संसद के दो ही सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। हम मान के चलते हैं कि हमने इस बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया, तो जिस भी सदन में इसे पेश किया जाएगा उस सदन के कुल 1/4 सदस्य इस विधेयक पर क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे। कहने का मतलब अगर लोकसभा में प्रेजेंट किया गया तो लोकसभा में 545 कुल सीटें हैं और इस 545 का 1/4 सदस्य इस महाभियोग विधेयक पर साइन करेंगे, तब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी राष्ट्रपति को बिल प्रेजेंट करने से पहले 14 दिन पहले क्या दिया जाता है? इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसको बताया जाता है कि फलानी डेट में आपके प्रति एक बिल पेश किया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है कि कितने दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया जाता है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ इस तरीके से एक बिल पेश किया जाएगा। जब उस बिल पर 1/4 सदस्य साइन कर लेंगे तो प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। और फिर क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं, उस हाउस के 2/3 मेजॉरिटी उस बिल के ऊपर क्या करेंगे? वोट करेंगे और बिल के ऊपर वोट करने के बाद उसको क्या कर देंगे? पास कर देंगे और ये बिल पास होते ही सेकंड हाउस में चला जाएगा। अब मैंने आपको बताया अगर इसके लिए फर्स्ट हाउस लोकसभा है तो इसके लिए सेकंड हाउस कौन सा होगा? राज्यसभा। ये अगर पहला हाउस राज्यसभा है तो सेकंड हाउस क्या बन जाएगा? लोकसभा। और द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए जो दूसरा सदन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन हाउस। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हाउस। और इसी इन्वेस्टिगेशन हाउस में राष्ट्रपति को साबित करने के लिए कि क्या उसने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं किया, इसी के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कमेटी। और इसी का अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसीलिए पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी संसद के किस सदन में बनती है, तो वो लोकसभा में बन सकती है और राज्यसभा में भी बन सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाता है सीजीआई और वो सीजीआई ये तय करता है कि क्या राष्ट्रपति ने वाकई में ही संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। इसी सेकंड हाउस में राष्ट्रपति खुद भी आ सकता है और अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है कि मैंने भाई गलत काम नहीं किया है या जो भी है, तो सेकंड हाउस में राष्ट्रपति आ सकता है। और जब ये साबित हो जाए कि राष्ट्रपति ने वाकई में ही कोई गलत काम किया है तो इस सदन के भी 2/3 मेंबर इस बिल पर अपना वोट डालते हैं और वोट डालने के बाद राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। लेकिन
द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा, क्या भारतीय इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा है? नहीं, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, आपको ध्यान रखना है। एक लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि उस व्यक्ति का नाम बताइए या उन सदस्यों का नाम बताइए जिसने राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर आपने देखा था, सभी राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया लेकिन ये राष्ट्रपति के महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के महाभियोग में तो या तो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के। और दूसरा, मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति के महाभियोग में टोटल इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तो नॉमिनेटेड मेंबर वो मेंबर हैं जो राष्ट्रपति के महाभियोग में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, आपसे पेपर में अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में, एक क्वेश्चन आपसे सीडीएस में पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपसे एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर वाला किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए आपका जो लॉजिक है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है और क्या क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है। अब जब हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन हाउस के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया, पूरी तरीके से राष्ट्रपति को यह मौका दिया जाता है कि राष्ट्रपति सेकंड हाउस में आके अपने आप को डिफेंड करे, इसीलिए राष्ट्रपति के महाभियोग को एक प्रक्रिया का नाम दिया गया है जिसे कहा गया है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आपसे पेपर में पूछेगा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनने वाला पेपर में ये है कि राष्ट्रपति के महाभियोग को क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक, तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से 61 तक मैंने आपको बहुत डिटेल में और प्रिसाइज वे में पढ़ाया है। ठीक, आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। अब अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, जहां से पेपर में एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।